युवराज, तुमने बीसी एजेंट बनने में दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें बीसी, बीएफ मॉडल और बीसी एजेंट की भूमिकाओं के बारे में बता दूं। जरूर श्री कुमार। हम जानते हैं कि हर किसी को वित्तीय सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जिनमें लोग वित्तीय उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। इन स्थितियों को वित्तीय बहिष्करण कहा जाता है। एक बड़ी संख्या में वाणिज्यिक बैंक शाखाएं और सहकारी समितियां भारत के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अनुमान है कि अभी तक लगभग 45% भारत की वयस्क आबादी को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंची हैं। औपचारिक वित्तीय फोल्ड को बाहर रखने के लिए किए जाने वाले प्रयास को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। हालांकि यह देखा गया है कि बैंकिंग संरचना के मौजूदा डिजाइन लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण है संरचनात्मक मुद्दे जो निश्चित लागत और वित्तीय उत्पादों के वितरण में शामिल हैं। बाहर तक पहुंचने के लिए शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उपयुक्त मॉडल नहीं है। वित्तीय समावेशन में वित्तीय शिक्षा, परामर्श और लोगों के साथ निकट संबंधों के निर्माण शामिल हैं। यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। तो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए क्या करना है? मुझे लगता है कि बैंकों को अपवर्जित तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक वितरण चैनलों को जरूर देखना चाहिए। यह सही है। वित्तीय समावेशन चलाने के क्रम में ग्रामीण विकास के लिए बीसी-बीएफ मॉडल की कल्पना की गई। बीसी-बीएफ कार्यों में नियुक्त व्यक्ति या संस्था बैंक की शाखा की एक विस्तारित शाखा के रूप में इन क्षेत्रों में कार्य करता है। बीसी और बीएफ बैंक और लक्षित लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। उन क्षेत्रों में बैंक का चेहरा है जहां कोई शाखा नहीं है। विभिन्न बैंकिंग और वित्त से संबंधित मामलों में सीधे लोगों की सहायता। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में लोगों के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका प्रदर्शन। चुनौतीपूर्ण लगता है, वही दिलचस्प भूमिका भी है। एक बीसी को बैंकिंग प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। सही है, इसलिए बीसी और बीएफ को बैंक और उसके विभिन्न कार्यों के ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। इस भाग को पूरा करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे बैंक को परिभाषित करने में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना की व्याख्या करने में, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी बैंकों को पहचानने में, बैंकों के कार्यों की सूची बनाने में। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो बचत करने वालों और निवेशकों या धन के उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं देता है। एक बैंक बचत, वर्तमान और या सावधि जमा के रूप में जनता से जमा स्वीकार करता है। डिमांड ड्राफ्ट या धन हस्तांतरण के रूप में पैसों या धन प्रेषण को एक स्थान से दूसरे स्थान में करने के लिए एक ग्राहक को अनुमति देता है। ग्राहक से निर्देश स्वीकार करता है और उनकी ओर से उपयोगिताओं के लिए भुगतान बनाता है, जैसे कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और स्कूल की फीस के रूप में। सरकार की ओर से कर भुगतान स्वीकार करता है। व्यापार, कृषि, घर की खरीद या वाहनों की खरीद के लिए पैसा उधार देता है। विदेशी मुद्रा में सौदा, खरीदी और विदेशी मुद्रा की बिक्री। ग्राहकों के कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित जमा तिजोरी सुविधाएं प्रदान करता है। एटीएम मशीन के संचालन से ग्राहकों को 24 घंटे उनके खातों से पैसा निकालने की अनुमति है। ग्राहकों को उनकी खरीदी का भुगतान करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड यूनिट और बीमा उत्पाद बेचता है। भारत में बैंकों को आमतौर पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है।
रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में जो बैंक दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं, उन्हें अनुसूचित बैंकों के रूप में जाना जाता है। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर अनुसूचित बैंक एक बहुत छोटे अंश के रूप में काम करता है। अनुसूचित बैंकों को आगे वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक, कृषि सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बहुमत स्वामित्व 51% या उससे अधिक शेयर पूंजी भारत सरकार के अधिकार में है। भारत में लगभग 72% का बैंकिंग कारोबार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इन बैंकों को आगे चित्रपट पर वर्गीकृत करके प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे बड़ा बैंक है और इसकी 17,000 से अधिक शाखाएं हैं। वर्तमान में इसके 5 सहयोगी बैंकों के नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई वित्तीय सहायक हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड, SBI फैक्टर्स, SBI कैपिटल मार्केट्स और SBI कार्ड। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। देश भर में मेट्रो, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन बैंकों के अलावा विशेष रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाले एक भारतीय महिला बैंक ने नवंबर 19, 2013 से प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया है। ये अनुसूचित बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत इनका कार्य अपने क्षेत्र के 3 या 4 जिलों तक ही सीमित था। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सेवाएं वे नहीं देते। उनके स्वामित्व राजधानी केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35% के संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। सवाल पढ़ें और जवाब दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और सवालों के जवाब देने के लिए डन पर क्लिक करें।
निजी क्षेत्र के बैंकों को चित्रपट पर वर्गीकृत करके प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। ये बैंक भारत में शामिल हैं, जिनके शेयर जनता द्वारा संगठित हैं। ये बैंक बहुमत रूप से पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों की श्रेणी में शामिल हैं और इनकी संख्या 13 है। इन बैंकों की विशेषता है बैलेंस शीट का छोटा आकार, क्षेत्रीय संचालन और पारंपरिक शैली का प्रबंधन और व्यावसायिक गतिविधियां। निजी क्षेत्र के बैंकों की दूसरी श्रेणी में नई पीढ़ी के बैंक हैं। ये 7 ऐसे बैंक हैं। इन बैंकों को 1993 के बाद शामिल किया गया है। ये बैंक बेहतर पूंजीकृत, तकनीक संचालन और व्यवसाय विकास में आक्रामक हैं। ये बैंक भारत के बाहर निगमित हैं, लेकिन अपनी भारतीय शाखाओं के माध्यम से भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं। भारत में कई विदेशी बैंक सक्रिय हैं। उनकी शाखा नेटवर्क छोटी होती है और उनमें से ज्यादातर महानगरों और राज्यों की राजधानियों में कार्य करते हैं। उनको तकनीकी संचालन द्वारा संचालित किया जाता है और उनके व्यापार का एक अच्छा हिस्सा कॉर्पोरेट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात वित्त और मर्चेंट बैंकिंग में शामिल हैं। इन बैंकों को चुने हुए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। वे कम पूंजी स्तर के साथ काम करते हैं और एक वाणिज्यिक बैंक की तरह सभी वित्तीय सेवाएं नहीं प्रदान कर सकते। अब तक देश में केवल 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक ही हैं। सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ राज्य सहकारी अधिनियम और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के तहत पंजीकृत हैं। उनका मुख्य नियामक राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है। इन मामलों में जब एक से अधिक राज्यों में सहकारी बैंक सक्रिय हो तो संगठनात्मक संरचना और सहकारी बैंकों के प्रबंधन के लिए सेटअप सहकारी सिद्धांतों पर आधारित है। सहकारी बैंकों को वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक सहकारी बैंक, वह है शहरी सहकारी बैंक। अल्पमियादी या शॉर्ट टर्म सहकारी बैंक, वह है कृषि सहकारी बैंक। और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वह है भूमि बंधक बैंक। सवाल पढ़ें और जवाब दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और सवालों के जवाब देने के लिए डन पर क्लिक करें। अब तक हमने भारत में बैंकों की संरचना को देखा। चलो अब चित्रपट पर सूचीबद्ध अपने कार्यों को देखते हैं। जमा को स्वीकारना, ऋण और अग्रिम, प्रेषण सेवा, विविध सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक कार्यों पर क्लिक करें।
एक बैंक अपने ग्राहकों से पैसे स्वीकार करता है। ग्राहक अपना पैसा चालू खातों में रख सकता या रख सकती है, जहां कोई ब्याज देय नहीं है, या बचत खातों में जहां नाम मात्र ब्याज का भुगतान किया जाता है। ग्राहक की जरूरत या मांग पर बैंक इन दोनों खातों में जमा राशि को वापस लौटाता है। ग्राहक जहां लंबे समय के लिए अपने धन को रख सकते हैं, उन खातों को सावधि जमा कहा जाता है। चालू और बचत बैंक जमाओं के विपरीत सावधि जमा में जमा राशियों को सामान्य रूप से सहमत अवधि या अवधि की समाप्ति के बाद ही वापस लौटाया जाता है। अपने परिचालन खर्च को पूरा करने के साथ साथ बैंकों को भी तय की गई ब्याज दरों पर किए गए निवेश पर ब्याज देना होता है। इसलिए बैंकों को पैसा उधार देकर या निवेश करके ब्याज अर्जित करना पड़ता है। इस प्रकार ऋण और विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के माध्यम से पैसा उधार देना बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी बैंक नकद क्रेडिट से ओवरड्राफ्ट, मांग, डिमांड ऋण और टर्म ऋण के रूप में उधार देते हैं। ग्राहकों को अपने व्यापार के स्थान पर या विक्रेता के व्यापार के स्थान पर की गई खरीद के लिए भुगतान करना होता है, लेकिन खरीदार के लिए जगह जगह घूमकर भुगतान करना आसान नहीं है और ना ही बड़ी रकम को जगह जगह ले जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कई जगहों में बैंकों की शाखाएं फैली हुई हैं। इस नेटवर्क के द्वारा जरूरत पड़ने पर बैंक इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या बैंक ड्राफ्ट जारी करके ग्राहकों को देश या विदेश में कहीं भी रकम प्रेषित कर सकता है। अपने मूल कार्यों के अलावा सभी बैंक दूसरी कई सेवाएं भी देते हैं जो ग्राहकों, फर्मों और समाज के सदस्यों के लिए उपयोगी हैं। इन सेवाओं में सेफ डिपॉजिट लॉकर, कीमती सामान की सुरक्षा, ट्रैवलर्स चेक, क्रेडिट और गारंटी पत्र जारी करना, बाहरी चेकों, बिल, हुंडियों का संग्रह करना, अपने ग्राहकों पर राय यानी ओपिनियन रिपोर्ट देना, सरकारी व्यापार, संपर्की, न्यासिता और प्रबंधक के व्यापार के लिए एजेंसी की सेवाएं शामिल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में हुई उल्लेखनीय प्रगति को मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंकों ने सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी संचालित सिस्टम को अपना लिया है। बैंकों ने आईटी और कंप्यूटरीकरण को फ्रंट ऑफिस संचालनों और आंतरिक लेखीकरण यानी इंटरनल अकाउंटिंग, खाता संतुलन यानी बुक्स बैलेंसिंग और सौदों के निपटारे जैसे बैक ऑफिस संचालन के लिए अपनाया है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी कहीं भी और किसी भी समय बैंकिंग की क्रांति लाई है, जिससे ग्राहकों को न सिर्फ सुविधा हुई है बल्कि उनके सौदों की गोपनीयता, गति और सटीकता में भी योगदान मिला है। अब चलिए बैंकिंग की कुछ नई सुविधाओं को देखते हैं। मोबाइल बैंकिंग। ज्यादातर बैंक मोबाइल फोन के माध्यम से 24/7 तत्काल इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करते हैं। मोबाइल से मोबाइल, एटीएम से मोबाइल, बैंक खाते से मोबाइल में भुगतान किया जा सकता है। फंड ट्रांसफर के अलावा मोबाइल बैंकिंग व्यापारी लेनदेन और बैलेंस पूछताछ भी प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग। बैंक को खोजने और टेलर के साथ बातचीत करने के बजाय ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन का संचालन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग एक सुविधाजनक तरीका है। व्यापक अर्थों में बजाय चेक या नकद की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग एक दूसरे के खाते में सीधे धन हस्तांतरण के लिए होता है। इंटरनेट बैंकिंग में मदद मिलेगी खाते के विवरण को जांचने में, धनराशि का ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने, उपयोगिता बिलों का भुगतान, रिचार्ज, प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच और बहुत कुछ। सवाल पढ़ें और जवाब दें।
सही विकल्प पर क्लिक करें और सवालों के जवाब देने के लिए डन पर क्लिक करें।